नमस्कार। आज हम सब भवानी प्रसाद मिश्र जी द्वारा रचित कविता घर की याद पढ़ेंगे, जिसे उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के समय जेल प्रवास के दौरान लिखा था। पूरी रात एक बार पानी गिर रहा था और वो जेल में बैठे बैठे अपने घर वालों को याद कर रहे थे। तो उस समय वह व्यथित हो गए और जब वह व्यथित हुए तो उन्होंने ये बहुत ही सुंदर रचना की। तो कविता पढ़ते हैं घर की याद। कवि कहते हैं, आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर कुशी का पूर है जो। तो कवि कह रहा था कि एकदम से बारिश हुई, सारी रात पानी गिरता रहा है। तो कह रहे प्राण मन, और मेरा कह रहे हैं कि जो प्राणों और मन में एक प्रकार के बादल छाए थे, या ये कहा जा सकता है बहुत पानी गिर रहा है, उनकी आंखों में से भी आंसू बह रहे होंगे। और क्या याद आ रहा था, घर नज़र में तिर रहा है। जैसे पानी के गिरने पर क्या होता है, सब कुछ तैरता हुआ नज़र आता, तो उनको अपना घर नज़र आ रहा था। घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। बोले कैसा घर, जो कि मुझसे आज बहुत दूर है, जहाँ पर खुशियाँ पूर्ण होती हैं, यानी परिपूर्ण होती हैं। आगे वे कहते हैं, घर की घर में चार भाई, मायके में बहन आई, बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। घर की घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं, चार भाई चार बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। अब वे आगे कहते हैं घर में चार भाई थे और एक बहन की नई नई शादी रही होगी, वो भी मायके में आई होगी। तो उनको पता चला होगा चिट्ठी में। तो कहते हैं बहन आई बाप के घर। बोले बहन बाप के घर, हाय रे परिताप। परिताप होता है दुख। तो बाप का घर परिताप का घर कैसे हो सकता है, दुख होने वाला घर कैसे। लेकिन वो कह रहे हैं इस समय जबकि उसका एक भाई अगर जेल में होगा देश के हित के लिए, तो कहीं ना कहीं उसको अपने भाई की कमी खलेगी। तो आज उसका वही घर एक उदासी भरा होगा। तो वे कहते हैं घर की घर में सब जुड़े। घर तो कह रहे हैं कवि का घर वास्तव में एक सुखी का घर है, क्योंकि सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, या सभी का आपस में गहरा प्यार है। चारों भाई चार भुजाओं के समान हैं और बहनें अपने भाइयों से अत्यधिक स्नेह करती हैं। सभी के बीच प्रेम व स्नेह का टूट रिश्ता है। आगे कवि कहते हैं, और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गढ़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर, माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। वे कह रहे हैं और माँ बिन पढ़ी मेरी, और मेरी माँ कैसी है, वो तो पढ़ी भी नहीं है। दुख में वह गढ़ी मेरी, कह रही है कि माँ ऐसा लग रहा है कि एक विपत्ति पे विपत्ति चली आ रही है जीवन में, तो लग रहा है वो दुख से गढ़ी हुई है। एक माँ कैसी होती है, कहते हैं ना कि माँ की गोद में अगर सर रखो तो सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो वही कह रहे हैं कि माँ की जिसकी गोद में फिर रख लिया तो दुख नहीं फिर, कभी दुख ही नहीं होता। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, और आज मैं इतनी भी दूर आ गया हूँ, लेकिन माँ की स्नेह, माँ की प्रेम की धारा का यहाँ तक प्रसार है, यहाँ तक फैली हुई है। तो मतलब उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। कवि कहता है कि उसकी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, जिस कारण वह उसे पत्र भी नहीं लिख सकती, इसीलिए उसे अपनी माँ का कोई पत्र भी नहीं प्राप्त हो पा रहा है, और इतनी दूर होकर के वह अपनी माँ को याद करता जा रहा है। आगे कवि कहते हैं, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं, मौत के आगे न हिचकें, शेर के आगे न बिचकें, बोल में बादल गरजता, काम में झंझार लरजता। कवि कहते हैं और पिताजी, उनके जो पिताजी है ना, वो जिंदा दिली, बहादुरी, दृढ़ता की एक मिसाल हैं। कवि कहते हैं ना कि मेरे पिताजी आज वो बूढ़े हो गए हैं, लेकिन उनके बुढ़ापे पर का कोई प्रभाव ही नहीं है। उनके हृदय में आज भी जैसे नवयुवक नहीं होता वैसा उत्साह है, साहस है। शरीर से इतने स्वस्थ हैं कि अभी भी दौड़ लगा सकते हैं, अभी भी वो खिलखिलाकर हंस सकते हैं। पिताजी में अभी भी युवाओं जैसी चुस्ती फुर्ती है। कहने का मतलब भाव ये है कि वे पिता जो हैं उनके प्रसन्नता एवं उल्लास से परिपूर्ण हैं। कभी कहते हैं ना कि पिता में इतना साहस कि मौत के सामने भी डट कर खड़े हो सकते हैं, शेर के आने पर भी वे डरते नहीं हैं, यानी कि चाहे जितनी भी भयंकर मुसीबत कैसे भी आ जाए वे कभी नहीं घबराते।
उनकी जो आवाज़ है, बोल में बादल गरजता, उनकी आवाज़ में बादलों जैसी गर्जना है, उनके कामों में आंधी तूफान जैसा कंपन है। तो ये कह सकते हैं कि वे जब भी कोई काम करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई आंधी तूफान आ गया हो। तो कवि का कहने का भाव ये है कि पिता की उम्र का प्रभाव उनके कार्य पर कैसे भी नहीं पड़ा, किसी भी प्रकार नहीं पड़ा। आज भी उनकी इच्छा शक्ति जो है दृढ़ एवं अद्वितीय है। फिर आगे कवि कहते हैं, आज गीता पाठ करके, दंड 260 करके, खूब मुदगर हिला कर लेकर, मूठ उनकी मिला लेकर, जबकि नीचे आए होंगे, नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। तुम लोग कभी कहते हैं ना कि पिता जब रोज की तरह श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करते हैं, 260 दंड बैठक करते हैं, मुग्दर हिलाते हैं, यानी कि व्यायाम कसरत करने के उपरांत एक मुग्दर एक व्यायाम के लिए एक लकड़ी की बनी हुई एक मुंगरी कह सकते हैं, एक उपकरण कह सकते हैं, वो होता था। तो कहते हैं कि वह उसका एक व्यायाम करते रहे होंगे, और आज ऊपर से जब वो नीचे आ रहे होंगे, उनका घर 2 मंजिला बना होगा, बोले कि कहीं ना कहीं चाहे वो जितना, लेकिन है तो एक पिता का दिल। कभी ये कहना चाह रहा, शारीरिक रूप में चाहे वो जितना बलिष्ठ हो, लेकिन आज उनकी भी आंखें भर आई होंगी, मुझे याद तो कर रहे होंगे ना, क्योंकि बारिश हो रही है, क्या पता वहाँ भी एक बारिश हो रही है, उनको मेरी याद आ रही होगी, वे मुझे अपने पास ना पाकर बहुत ही ज़्यादा व्याकुल हो रहे होंगे। और इन सब बातों की जो यादें हैं ना, कवि को व्यथित कर रही हैं, और बरसते पानी में कवि को घर की याद सताने लगती है। आगे कवि कहते हैं, 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें, खेलते या खड़े होंगे, नज़र उनको पड़े होंगे, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर। अब कवि कहता है कि भाई बहनों को याद करते हुए कहता है ना कि 4 भाई हैं, 4 बहनें हैं, उसके भाई भुजा के समान सहयोगी हैं, कर्मठ हैं, बहनें कैसी हैं, प्यार का प्रतीक हैं। इस समय जब उसके घर में सारे भाई बहन खेल रहे होंगे वहाँ पर, तो उसके पिता की नज़र अवश्य पड़ी होगी, वो अपने मुझको तो ज़रूर ही तो ढूंढ रहे होंगे ना। तो कह रहे हैं कि उनको तो देखकर प्रसन्न होंगे, लेकिन मुझ अभागे को ना देखकर मेरा नाम लेकर आंसू तो बहा रहे होंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वो तो देश के हित के लिए गए थे ना, फिर भी प्यार तो प्यार होता है, बेटा तो बेटा होता है। तो एक और जहाँ खुशी रही होगी कि मेरा बेटा देश हित में जेल में है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर अपना बेटा कितना दुख भोग रहा होगा, कितनी यातनाएं झेल रहा होगा, तो रो तो पड़े होंगे ना मेरे पिताजी। कभी यही कहना चाह रहा है कि मतलब एक क्षण के लिए जिन पर बुढ़ापे का कोई असर नहीं हुआ, जो किसी मुसीबत के आगे नहीं घबराते, ऐसे दृढ़ एवं साहसी पिताजी अपना आज धैर्य खो बैठे होंगे। अपने पुत्र को मिलने वाली यातनाओं को याद करके उनकी आंखों से आंसू बह निकले होंगे। या अपने बेटे की जो स्मृति है, कवि की स्मृति ने उन्हें रुला दिया होगा। अब आगे वे कहते हैं, 5वां मैं हूँ अभागा, जिससे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं, आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बधा बैठा हूँ अभागा। वे कहते हैं कि पिता मुझे याद करके, क्योंकि मैं 5वां पुत्र हूँ, वो मुझे सदैव अपने पुत्रों को सोने पे सुहागा कहते थे, यानी अन्य बेटों से भी मुझे श्रेष्ठ मानते थे, और ऐसा कहते हुए उनको बहुत खुशी मिलती थी। और आज जब मेरे जेल में बंदी होने के कारण उन्हें अपने चारों सोने के समान गुणों वाले पुत्र भी तुच्छहीन लग रहे होंगे, क्योंकि बेटे तो उनके सभी अच्छे थे, लेकिन कभी बहुत ही श्रेष्ठ रहे होंगे। तो वही कह रहे हैं, क्योंकि वे तो उनसे मुझे श्रेष्ठ समझा करते थे, लेकिन आज मैं श्रेष्ठ कहाँ रहा। कह रहे हैं, आज तो मैं भाग्यहीन हो गया हूँ ना, जेल में होने के कारण उन्हें तो कष्ट पहुँचा रहा हूँ। अब कभी कह रहे हैं ना, चाहते हुए भी मैंने कभी नहीं चाहा मैं अपने पिता का दिल दुखाऊं, लेकिन किसी न किसी रूप में वो मेरे कारण दुखी हो रहे हैं। तो कभी ऐसा महसूस करके अपने आप को भाग्यहीन कहता है। फिर आगे कहते हैं, और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी, वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है, सो ठीक ही ये तुम्हारी लिखी है। अब यहाँ पर देखो, एक चीज़ ये भी कभी कहेंगे कि माँ तो पढ़ी लिखी नहीं थी ना, लेकिन कितनी समझदार रही होगी। तो जब पिता इतना व्याकुल न होंगे तो माँ ने समझाया होगा। कह रहे हैं ना कि अपने पिता की स्थिति का अनुमान लगा कहते हैं कि उसके पिताजी की आंखों में आंसू देकर माँ का भी तो हृदय दुखी हो रहा होगा, लेकिन वो उनको ढांढस बंधा रही होंगी कि वहाँ हमारा बेटा भवानी कौन, भवानी प्रसाद मिश्र जी। तो कहते हैं अच्छी तरीके से होगा, आप अपना मन क्यों छोटा कर रहे हो, क्यों आंसू बहा रहे हो।
वह उन्हें समझाते हुए कहती होंगी कि वह आपके मन की बात समझकर आपसे अपनत्व का भाव दर्शाने के कारण ही तो जेल में गया है। वह आपके द्वारा बताए गए रास्ते पर ही तो चल रहा है। अतः वह अपने पिता की परंपराओं का पालन कर रहा हो, यानी उनके जो पिता की भी जो एक प्रवृत्ति रही होगी, स्वतंत्रता, अंग्रेज़ों से नफरत करने वाली रही होगी, स्वतंत्र प्रकृति के रहे होंगे, तो वही वो कह रही, आपने जो एक लीक थी, आज बेटा उसी का तो कर्तव्य पालन करने के लिए गया है। फिर आगे कहते हैं, पाँव जो पीछे हटाता कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे। पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ। अब फिर उसके बाद कह रहे हैं कि कवि माँ जो है ना, अपने जो कवि की माँ है वो पिता को समझाते हुए कह रही होगी कि जिस रास्ते पर आज बेटा चल रहा है वह संघर्ष का रास्ता है, उसके कर्तव्य का रास्ता है। यदि वह उस पर चलने को अपना पाँव पीछे हटा लेता है तो इससे मेरी कोख तो लज्जित हो जाती। यानी अगर वह अपने देश के प्रति कर्तव्य से मुख मोड़ लेता तो उसकी वीर जननी को भी तो लज्जा आती ना। तो एक प्रकार से उसकी माँ हर तरह से उसके पिता को समझा रही है कि आज अगर वो पाँव पीछे हटा लेता, वो सिर्फ अपना अपना फ़ायदा देखता, तो क्या कहते हैं, तो फिर इस तरह तो भाई मेरी आज मैं प्रसन्न हूँ कि चलो ठीक है, मेरा बेटा देश हित के लिए गया है। और वो उससे अपने पति से कह रही होगी, इस तरह हो ना कच्चे, तुम अगर इस तरह रोने लगोगे तो रो पड़ेंगे और बच्चे, और भी तो बच्चे हैं ना, वो तो रो देंगे ना। पिता ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा, इसके बाद पिता ने हिम्मत तो की होगी ना, पिता ने अपने आंसुओं को छुपाया होगा और फिर यही कहा होगा कि अरे उसने कितना सहा होगा अपने बेटे के लिए, भवानी प्रसाद जी के लिए कह रहे, उनके पिता ने याद किया होगा कि वो कितना सह रहा होगा। लेकिन फिर उसके बाद उनके पापा ने यही कहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ। यानी अपने आंसुओं को छिपाते हुए कह रहे होंगे कि मैं कहाँ रो रहा हूँ, मैं अपना धैर्य कहाँ खो रहा हूँ। कवि यह सोचकर करुणा से भर गया है कि अपने हृदय में वेदना छिपाना उनके लिए कितना मुश्किल रहा होगा, अंदर ही अंदर वे कितने व्यथित रहे होंगे। अब आगे, हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसें, पाँच वे को वो न तरसें। मैं मज़े में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस में सब विरस है। यानी जो भाषा है कवि की बहुत ही मनमोहक है, बहुत ही सरल एवं सहज है। आप लोग पढ़ रहे होंगे कविता तो आपको लग रहा होगा। कहते हैं कवि कि वो सावन की बारिश है, तो कह रहे हैं सावन को संबोधित करते हुए कविता कह रहा है कवि कि हे सुंदर सहज आकर्षक सावन, खुशियों का प्रदान करने वाले सावन, तुम तो शुभ होते हो, जन के मंगलकारी होते हो। कहते ठीक है, तुम बहुत बरसो, अवश्य बरसो, तुम बरस लो वे न बरसें। तो वो अब सावन को कहता है ठीक है, आज तुम बरस रहे हो ना, तो ठीक है तुम बरस लो, लेकिन वे न बरसें, यानी मेरे पिताजी की आंखों को मत बरसने देना। यानी अपने पाँचवें पुत्र की याद में वो दुखी ना हो, पाँचवें को वो न तरसें, तो वो दुखी ना हो। कवि को सावन का बरसना अच्छा लगता है, पर पिताजी की आंखों में आंसुओं का बरसना उसे नहीं अच्छा लग रहा है। कहते ना, मैं मज़े में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है। कभी आगे कहता है, मेरा संदेश देते हुए बादल उनसे कहना, मैं यहाँ पर बहुत आनंद में हूँ, सुख से रह रहा हूँ, बस कमी है तो इस बात की कि मैं घर पर नहीं हूँ। कवि के बस कहने में ही उसका दर्द छिपा हुआ है, बार बार बस कह रहे हैं ना, यानी बार बार उसकी वेदना प्रकट हो रही है। कवि स्वयं को संबोधित करते हुए कहता है कि मैंने उन्हें ढांढस बंधाने के लिए तो कह दिया था कि बस घर में नहीं हूँ, परंतु घर से अलग होकर रहना बहुत कठिन है। इसी दुख से मेरा जीवन दुखी है, मुझे एक वियोग सा हो रहा है, जो कि कैसा है, जो कि एक नीरस है। विरस मतलब नीरस है, नरक के समान मुझे यहाँ लगता है। लेकिन फिर दूसरी ओर कवि करता है कि नहीं, देश देश देश, तो उसके अंदर फिर एक अच्छी चेतना आती होगी। आगे कवि कहते हैं, किंतु उनसे यह न कहना उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ, काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना मत करो कुछ शोक कहना। कहते हैं आगे कवि के संदेश वाहक सावन से कहते हैं कि हे सुंदर सावन, हे सजीले सावन, तुम घर जाकर मेरे पिताजी को ये मत कहना कि मैं दुखी हूँ, उनके सामने निराशा की बातें मत करना, उन्हें कहना कि मैं आनंद से हूँ, लिख पढ़ रहा हूँ, मैं यहाँ पर अपनी मस्ती में काम कर रहा हूँ, मैं साहित्य का अध्ययन या कविताएं लिखकर नाम भी कर रहा हूँ, हर समय व्यस्त रहता हूँ, अपना समय व्यर्थ नहीं करता, यहाँ मुझे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है।
तुम उन्हें कहना कि जेल के लोग भी बहुत चाहते हैं, इसलिए कि वे उसके लिए किसी प्रकार शोक ना करें। मतलब झूठ भी वो बता रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि वो वहाँ तो कष्ट मिल रहा है, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं नहीं, हम अच्छी जगह पर हैं, हमें इतने कष्ट नहीं मिल रहे, हम दुखी नहीं हैं। आगे, और कहना मस्त हूँ मैं, काटने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा, कूदता हूँ खेलता हूँ दुख डर कर ठेलता हूँ, और कहना मस्त हूँ मैं, यो न कहना अस्त हूँ मैं। कवि आगे कहते हैं, सावन से कहता है कि तुम मेरे माता पिता से कहना कि मैं यहाँ गांधी जी के निर्देश पर सूत काटता हूँ, यानी देश सेवा में व्यस्त हूँ, मैं यहाँ खूब खाता पीता हूँ, मेरा वजन 70 शेर हो गया है। मतलब कहने का भाव ये है कि हर प्रकार से मैं खुश हूँ यहाँ पर। कवि कहता है कि हे सावन, तुम पिताजी से यह भी कहना कि मैं यहाँ पर खूब खेलता कूदता हूँ, दुखों को अपने दूर रखता हूँ। तुम उनसे कहना मैं हमेशा मस्त हूँ, निश्चिंत रहता हूँ। लेकिन तुम उनसे ये कभी ना कहना कि मैं उदास हूँ, निराश हूँ, जिस कारण मुझे नींद नहीं आती और मैं जागता रहता हूँ। तुम ये भी मत कहना कि मैं किसी से मिलता जुलता नहीं हूँ। ठीक है, कह रहे ना, और कहना मस्त हूँ मैं, यूँ न कहना अस्त हूँ मैं। क्या होता, उदय अस्त, अस्त यानी निराश हूँ, ऐसा मत कहना। आगे कहते हैं, हाय रे ऐसा न कहना, हाय कि वैसा जो न कहना, कह न देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ, कह न देना मौन हूँ मैं, खुद न समझूँ कौन हूँ मैं, देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसें, पांचवे को वे न तरसे। आगे कवि कहते हैं कि कवि सावन को निर्देश देते हुए कहता है कि तुम उनसे यह मत कहना कि मैं एकदम चुपचाप रहता हूँ, जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ या तुम्हें दिख रहा हूँ। अर्थात मेरे पिता के सामने मेरे दुखों का बखान मत करना। तुम उनसे यह मत कह देना कि मुझे नींद नहीं आती, मुझे आदमियों को देखकर भय लगता है, मुझे अपनी सुध बुध नहीं रहती। कह रहे हैं ना कवि कि तुम ये मत कहना कि मैं मौन हूँ, समझो कौन हूँ मैं, देखना कुछ बक ना देना, मत बको, कुछ इस प्रकार से कुछ मत कहना। आप मतलब ये जो कविता है ना, एक कल्पना कर रहा है, खुद ही भाव हैं, खुद ही जो कवि के भाव कविता के माध्यम से उमड़ रहे हैं कि सावन क्या कहेगा, लेकिन वो एक उन भावनाओं में व्यक्त कर रहा है कि सावन हे बादल जाना, ऐसा मत कहना। तो कहते हैं, ऐसा बोलना जिससे वे तुम्हारी बातों का विश्वास करें। तुम उन्हें मेरे कष्टों के विषय में मत बताना। यदि तुमने मेरे कष्टों का वर्णन कर उनके सामने कर दिया तो उनका तो दुख और बढ़ जाएगा। तो वही कवि कह रहे हैं कि हे मेरे हरे भरे सुंदर सावन, हे मेरे मंगल की कामना करने वाले मित्र, तुम जितना चाहो उतना बरस लो, पर वे ना बरसें। बरसें यानी वो मेरे मत रोए मेरे पिताजी बादल रूपी नैनों से दुखियाँ सूना बहाएं। ऐसी कोई भी बात उनके सामने मत कहना जिससे उनको मेरी याद आ जाए। अर्थात वे अपने 5वें पुत्र की याद में तरसने लगे। तो भावार्थ ये है कि कवि की याद में उसके माता पिता तो चिंतित हैं ही, कवि भी उनकी स्थिति की कल्पना करके बहुत ही ज़्यादा दुखी है। वह स्वयं तो उनके पास नहीं पहुंच सकता है, लेकिन बादलों के माध्यम से वह अपनी बात को प्रकट कर रहा है। तो जो ये कविता है, जब उस दशक में लिखी गई जब देश हमारा आज़ाद नहीं हुआ था, एक कवि कितने सहज कवि होंगे भवानी प्रसाद मिश्र जी, ये आपको इस कविता से ज़रूर पता चला होगा। इसीलिए इनको कहा जाता था, कविता का गांधी की उपाधि भी दी गई थी। तो ये थी भवानी प्रसाद जी मिश्र की कविता घर की याद।